जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने 18 आर्टिकल तक हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जो आपके स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो आपके आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 आपका, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। याद रखिएगा, मूल रूप से जो ओरिजिनल जो संविधान था, ओरिजिनल संविधान में 6 फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, यानी कि 7 मूल अधिकार दिए गए थे आर्टिकल 19 में। ठीक है, लेकिन जो आपका एक और अधिकार था जो आर्टिकल 19(1)(f) में दिया गया था, इसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसे खत्म कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। तो अब आपके पास, यानी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, यानी 6 हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 जो है आपका बहुत ही कह सकते हैं बहुत ब्रॉड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लाइफ में डेली जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें हमारा आर्टिकल 19 कहीं ना कहीं तरीके से आता रहता है। तो आर्टिकल 19 कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 19 कहता क्या है? आर्टिकल 19 हमें क्या प्रोटेक्ट करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी ऑफ द क्रिएशन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो स्टेट है, यानी कि याद रखिएगा कि ये स्टेट के खिलाफ है। ठीक है, यानी कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो अनरीजनेबल तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारे ये सब बातें, यानी कि जो आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किसी तरीके से छीने, खत्म करे या कुछ भी ऐसा करे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका आर्टिकल 19 है, ये आपका जो अधिकार दिए गए हैं ये सिटीजन को दिए गए हैं। ठीक है, नागरिक को दिए गए हैं, पर्सन को नहीं दिए गए थे, यानी ये सिर्फ जो इंडियन सिटीजन हैं सिर्फ उन्हें ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, ओनली फॉर सिटीजन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर हम लोग आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आर्टिकल 19 आपका बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन जैसे ही आपका इमरजेंसी डिक्लेयर होता है देश में, जैसे ही आपका इमरजेंसी डिक्लेयर होगा आर्टिकल 352 के आर्टिकल के अंतर्गत, वैसे आपका सबसे पहले अगर कोई आर्टिकल सस्पेंड होता है, सबसे पहले आर्टिकल अगर कोई खत्म किया जाता है तो वो आपका आर्टिकल 19 सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो सबसे पहले आपके आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद तो अब आर्टिकल 19 में है क्या? तो आर्टिकल 19 में आपका जो आर्टिकल 19(1) है, क्लॉज 1 सब क्लॉज, उसमें सब क्लॉज ABCDEFG करके आपके 6 अधिकार के बारे में बात करता है। 7 अधिकार थे, F आपका खत्म कर दिया गया। तो मूल रूप से 7 थे, अभी इस समय 6 हैं। ठीक है, तो इनको आपका ABCDEFG करके हम लोग देखेंगे। तो आपका 19(1)(a) कहता है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को ये अधिकार प्राप्त हैं, ये राइट प्राप्त हैं। क्या? ए में कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ब्रॉड लेवल में इसकी डिफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय के साथ दी है। ठीक है, साफ साफ कहने का मतलब है कि हम अपने अभिव्यक्ति को, अपने बोलने को किसी भी मीडियम से, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, चित्रात्मक हो, किसी भी तरीके से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा आपका आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका आर्टिकल ये भी आता है कि राइट टू साइलेंट, राइट टू साइलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बोलने के अधिकार में आपका चुप रहने का अधिकार भी आता है। यानी कि अगर आपको किसी जगह पे अगर आपको नहीं कुछ बोलना है, पर्टिकुलर अगर आपको कुछ कोई जबरदस्ती अगर आपसे कुछ बुलवाना चाहता है और आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये भी आपका आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आएगा, राइट टू साइलेंट। इसके अंतर्गत ये भी आता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, राइट टू हियर, यानी आप क्या सुनना चाहते हैं
वो भी आपके अधिकार में आता है। अगर आप कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो जबरदस्ती आपको कोई कुछ सुना नहीं सकता है। या तो ये सब अधिकार आपके आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब इसीलिए कह सकते हैं मतलब बहुत आपका ब्रॉड लेवल में इसको मतलब समझाया बताया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप अगर मतलब कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि असेंबल, एक जगह आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के। ठीक है, जैसे लोग धरना प्रदर्शन या ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और हथियार नहीं होने चाहिए, विदाउट आर्म्स होने चाहिए। सी में कहता है आप किसी भी प्रकार का संघ या संगम, एसोसिएशन या यूनियंस, संघ का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं या आप कोई भी पार्टी, जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल के अलावा आप कोई भी अदर पार्टीज होती हैं, उनको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 1C के अंतर्गत उसे बना सकते हैं, आपको ये अधिकार दिया गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपका जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनका भी निर्माण किया जा सकता है, वो भी आपका आर्टिकल C के अंतर्गत अब आती हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत से संविधान में जोड़ दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की जरूरत यह है कि ये आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो भारत में एक नए मंत्रालय का निर्माण किया गया है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ठीक है, और आपके उसके जो रिसेंट जो मिनिस्टर हैं वो है आपके पहले मंत्री बनने के साथ ही जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, उनके पास कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो भी है, होम मिनिस्ट्री के साथ साथ उनके पास ये भी है। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगला हम लोग बात करेंगे डी कहता है कि आप पूरे भारत में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ई कहता है टू रिसाइड एनी एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पे आप बस सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, सेटल एंड रिसाइड। अब याद रखिएगा जो आर्टिकल F है उससे खत्म कर दिया गया, ओमिटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, 1978 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे हटा दिया गया। लेकिन याद रखिएगा कि इसको हटाते ही आप G को F नहीं कर सकते, क्योंकि सीरियल वाइज जो चीज खत्म हो जाती है, याद रखें कभी भी उससे खत्म नहीं किया जाता है। वो आर्टिकल वैसे ही रहता है, ये आपका एक तरह से कहे तो सुसुप्ता अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए F हमेशा रहेगा, सिर्फ ये लिखा रहेगा कि ओमिटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि ये अभी इफेक्ट में नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपका नंबर सीरियल वाइज हमेशा वही रहेगा, तो ये GF नहीं हो सकता, G ही रहेगा, F आपका निकाल दिया गया, संविधान से रिपील कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये आपका अभी इफेक्ट में नहीं है। तो इफेक्ट में नहीं है, 1978 के पहले था तो क्या था? तो 1978 के पहले लिखा गया था एफ में कि गारंटी टू द इंडियन सिटीजन्स अ राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस आर्टिकल के अंतर्गत, क्योंकि एक आपका कह सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक फंडामेंटल राइट होने की वजह से सरकार अगर कोई चीज़ का निर्माण करना चाहती थी, तो अगर मान लीजिए कोई अक्वायर करना चाहती है, लैंड अक्वायर करना चाहती है, तो फिर आपका राइट टू मतलब कह सकते हैं फंडामेंटल राइट सामने आ जाता था। सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। बहुत सारे केसेस हुए इसमें सरकार को प्रॉब्लम्स हुई, तो बाद में चल के 1978 में इसे खत्म कर दिया गया। इसे एक नॉर्मल एक लीगल राइट बना दिया गया है। आज के समय में एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है, अगला है आपका जी कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी आप कोई भी प्रोफेशन व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये आपका संविधान आपको अधिकार देता है, यानी कि आपको कोई फोर्सफुली कोई काम आपसे नहीं करवा सकता है। ठीक है, अब ये तो आपके 6 अधिकार हो गए आर्टिकल 19(1) में जो आपके दिए गए हैं, ABCDEF और आपका G। अब इसके बाद याद रखिएगा कि कोई भी फंडामेंटल जो राइट में जितने भी आपके अधिकार दिए गए हैं, कोई भी अधिकार, कोई भी राइट आपका पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 19 तो वैसे भी आपका
इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाता है, तो इसे बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, बहुत सारे केसेस हुए। सबसे पहले आपका आर्टिकल डी पे केस हो गया, ए के गोपालन वाला, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली मूव, ठीक है। ए के गोपालन आपके एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 19(1)(e) हमारा ख़त्म हो रहा है। तो साफ साफ कहने का मतलब है कि तो उस समय आपका ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये वाला जो वर्ड था आपका, ये सब बातें नहीं लिखी गई थी, ठीक है, कि आपका आर्टिकल 19 जो है वो कब कब नहीं हो सकता, यानी कि आपके स्वतंत्रताएं कब छीनी जा सकती हैं, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूरा आपको नहीं मिला हुआ है। ये स्वतंत्रताएं स्टेट आपसे छीन सकता है, लेकिन कब छीन सकता है, तो उसके लिए कहा गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 याद रखिएगा, सबका जो आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है वो, तो आर्टिकल 1A का जो रिस्ट्रिक्शन बताया गया है वो आपका बताया गया है आर्टिकल 19(2) में। तो आर्टिकल 19(2) में जो लिखा गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये वर्ड डाला गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। युक्ति युक्त निर्बंधन जो शब्द है ये डाला गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज डाला गया था द सोवेनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संप्रभुता है और जो उसकी एकता है, अखंडता है, उसको बचाए रखने के लिए भी आपके ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। ये भी वर्ड आपका पहले नहीं था, इसे 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 से डाला गया संविधान में। तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए कब कौन सा वर्ड डाला गया। अब हम लोग पूरे ब्रॉड लेवल पर समझते हैं कि आपका जो 19(1)(a) है उसे किस किस आधार पे रोका जा सकता है। इसके बाद वाले जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं उन पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को रोकने की कोशिश की गई है तो वो पहला है, क्योंकि सबसे खतरनाक यही है, ठीक है। तो इसे बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है। पहला तो कहता है कि द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया, युक्तियुक्त निर्बंधन, यानी कि जो आपका स्टेट है, स्टेट के सिक्योरिटी के लिए। अब याद रखिएगा, स्टेट आपका कहने का मतलब स्टेट यहाँ पे राज्य नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब स्टेट भारत नहीं। स्टेट के अंतर्गत हर वो चीज आएगा जो आपका आर्टिकल 12 में कहा गया है। आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डिफिनीशन दी गई है, यानी कि इसमें अब आपका सरकार भी आ गई, ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी, यानी कि अब सरकार के खिलाफ भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जब यूज करेंगे तो उसे सोच समझ के। दूसरा कहता है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, जो हमारे विदेशी राज्य से जो हमारे दोस्ताना संबंध है उस पर भी अगर आपका प्रभाव पड़ेगा तो वहां पे भी इसे मतलब इस पे आपका निर्बंध लगा के रोका जा सकता है। तीसरा कहता है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर यानी कि जनहित में। डिसेंसी एंड मोरालिटी, जो आपका कह सकते हैं कि जो आपके मोरल वैल्यूज़ होते हैं, मतलब जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे नैतिक शिक्षा, ये सब जो नैतिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उन सब के आधार पे। इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर कोई मामला है तो उस पर भी आपका ये लगाया जा सकता है। जैसे बहुत सारी बातें में आप जब न्यूज़ में टीवी डिबेट या ऐसा कुछ सुनते होंगे तो लोग कहते हैं कि भैया ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ भी अगर वो बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। साफ साफ कहने का मतलब है कि जो हमारी जुडिशरी होती है वो किसी भी जजमेंट को देने के लिए फ्री होती है। अगर वो कोई भी जजमेंट दे देती है तो आप उस जजमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। इससे उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको छूट दी है कि आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। अगला है डिफामेशन, मानहानि, इंसाइटमेंट ऑफ द एन ऑफेंस, यानी अगर किसी ऑफेंस को भड़काने की कोशिश करते हैं तो ये सब आधार पे आपका आर्टिकल 1A सस्पेंड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 1A 19(1)(a जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19(2) के आधार पे किस किस आधार पे उसे सस्पेंड किया जा सकता है, किस किस आधार पे रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने जो बात की। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19(3),
ठीक है, तो आर्टिकल 19(3) से हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।